नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से सीएम रेखा गुप्ता और उनके तमाम कैबिनेट मंत्री सड़क पर उतरकर एक के बाद एक चीजों का जायजा ले रहे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री हों और कूड़े को लेकर के जिस तरह से आशीष सूद पंखा रोड पर गए, उन्होंने लगातार ये कहा कि यह पंखा रोड नहीं बल्कि ये कूड़ा रोड है और यहाँ से कूड़ा हटवाया जाना चाहिए। मेयर का इस्तीफा उन्होंने मांग लिया। ये बहुत सारे सवाल ये बताते हैं कि नई नवेली जो सरकार है वो पुरानी सरकार के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। हालांकि राजनीति में कोई भी सियासी पार्टी का करियर खत्म हो गया या अब नहीं शुरू होगा, ये कहना बहुत जल्दबाजी होती है। ऐसे में अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सामने आए, उन्होंने कहा कि 2010 में अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था, 2011 में अन्ना का आंदोलन हुआ, 2012 में पार्टी बनी और साफ तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह से ये चीजें हुई और 2013 में सरकार बन गई और 2013 से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव तक किस तरह से सरकार चली, तकरीबन 13 साल तक। यानी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाद अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा दिल्ली में सरकार चलाई। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जब पहला विधानसभा सत्र होने वाला है 25 तारीख को, एलजी के अभिभाषण के बाद जब सीएजी की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जब 14 रिपोर्ट सदन के टेबल पर रखी जाएगी, तब बड़े बड़े खुलासे होंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये कैग रिपोर्ट्स में है क्या। एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कैग की रिपोर्ट दरअसल 2016 से ही सदन के पटल पर नहीं रखी जा सकी है। और खास बात यह है कि अगस्त 2023 में कुछ रिपोर्ट्स सदन में आ गई थी, लेकिन उन्हें पटल पर रखा नहीं गया मौजूदा सरकार की तरफ से, और तब तक विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई थी और यही वजह है कि उनको सदन के पटल पर रख पाना मुश्किल था। लेकिन जो उस वक्त के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष थे विजेंद्र गुप्ता, वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि इसको सदन के पटल पर रखा जाए, क्योंकि चुनाव के पहले पहले अगर ये रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाती तो शायद कुछ चुनाव का जो अभी भी उनके हक में फैसला है वो क्या पता और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा सीटों और बेहतर वोट शेयर से होकर आ सकता था। बहरहाल किन्हीं वजहों से ये नहीं हो पाया। लेकिन साफ तौर पर 25 तारीख को जब एलजी के अभिभाषण के बाद इस सदन के पटल पर रखी जाएंगी, तो मुझे लगता है डीटीसी, मोहल्ला क्लिनिक, शराब नीति और सबसे बड़ी बात शीश महल, जो कि आम आदमी पार्टी के सरकारी मुख्यमंत्री के आवास को बार बार कहती रही है, बीजेपी इसी नाम से बुलाती रही है और अब मौजूदा सीएम ने कह दिया है कि वो इस शीश महल में नहीं रहेंगी, इसे म्यूजियम बनाया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने कई बार कहा है। और अब कहां नए मुख्यमंत्री का आवास होता है, ये मैं एक और एपिसोड में आपको बताऊंगा और किन किन चीजों की चर्चा चल रही। लेकिन उससे पहले आपको साफ तौर पर बता दें कि डीटीसी बस को लेकर और साथ ही साथ ये जो कैग रिपोर्ट 14 कैग रिपोर्ट होगी, उसमें सबसे बड़ा खुलासा होगा सरकारी आवास को लेकर। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से, उसके हवाले से ये साफ तौर पर है कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड को बनवाने में न केवल 2 से 3 सरकारी बंगले को जमींदोज करके वो बनवाया गया, बल्कि उसमें जो पहली बार जो मौजूदा निर्धारित हुआ था कि तकरीबन मरम्मत के लिए 2020 में 7.61 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। और आरोप है उस कैग रिपोर्ट के हवाले में, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैं कह रहा हूं कि अप्रैल 2022 तक बढ़कर ये 33.66 करोड़ हो गया, यानी 342% की बढ़ोतरी हो गई। और बीजेपी ने यही वजह है कि आरोप लगाया कि इस महल के निर्माण में न केवल घोटाला हुआ है, बल्कि अलग अलग मोर्चों पर इस आवास की मरम्मत में सारी जो चीजें थी वो दरकिनार कर दी गई। और सबसे खास बात है, आप याद कीजिए उस दौर में जब विधानसभा चुनावों के दौरान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और बाकायदा अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि शराब नीति मामले में 2026 करोड़ का नुकसान पब्लिक एक्सचेकर को हुआ है। तो ये वो चीजें, ये वो मुद्दे हैं जो इस कैग रिपोर्ट में हो सकते हैं। हालांकि मोहल्ला क्लिनिक और डीटीसी बसों में फैले भ्रष्टाचार को लेकर के जो आरोप बीजेपी लगाती रही है, उन सभी आरोपों के बारे में भी
कैग रिपोर्ट में बातें हो सकती हैं। और इस सरकार में जब पहली बार एलजी सदन में अभिभाषण देंगे और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी, तब मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी भी चुप नहीं बैठेगी, अपने तरीके से वो चीजों को रखेगी। लेकिन पहली बार होगा जब आम आदमी पार्टी विपक्ष में 22 सीटों के साथ होगी, सत्ता पक्ष में 48 सीटों के साथ बीजेपी होगी, और वो शख्स जो कि हाई कोर्ट गया हुआ था, जी हां, विजेंद्र गुप्ता की बात मैं कर रहा हूं, जो हाई कोर्ट गए थे और ये कहा था कि इस सदन के पटल पर इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द रखा जाना चाहिए था, वह अब स्पीकर की मुद्रा में होंगे। यानी कि वक्त का तकाजा देखिए कि जो नेता विपक्ष के तौर पर इन सीएजी रिपोर्ट्स को अपने सदन के पटल पर रखने की बार बार कवायद कर रहे थे, हाई कोर्ट गए थे, अब वो खुद इसे आदेश करेंगे, क्योंकि स्पीकर का प्रेरोगेटिव होगा कि वह सदन के पटल पर इस रिपोर्ट्स को रखवाए और साथ ही साथ इस रिपोर्ट्स पर पूरी चर्चा हो। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 14 रिपोर्ट जो ये लंबित थी और बीजेपी बार बार मांग कर रही थी, वो अब रखी जाएंगी, तो एक से एक बड़े खुलासे हो सकते हैं। यानी 15 नहीं बल्कि 14 रिपोर्ट्स के हवाले से साफ तौर पर है कि अमूमन आम आदमी पार्टी के लिए जो स्थिति है बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होने वाली है, और ऐसा एक एक करके एक एक मुकदमे की बात को सामने ला करके बीजेपी के नेता रख रहे हैं, और उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में जो परेशानियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो कुल मिला के 14 रिपोर्ट्स में क्या क्या खुलासे होंगे और क्या क्या चीजें हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैंने आपको बताया। तो इंतजार कीजिए 25 का, जब एलजी के अभिभाषण के बाद यह पूरा का पूरा जो 14 रिपोर्ट है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ये रिपोर्ट है, ये जो 2016 से लंबित है, वो सदन के पटल पर पहली बार रखा जाएगा। दरअसल सबसे बड़ी वजह यही थी, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप बीजेपी ने लगाए, उसमें से एक मुद्दा ये भी है, और बार बार जो बीजेपी कहती रही कि यह पार्टी, जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, अन्ना के आंदोलन से निकली हुई थी, वही पार्टी आज भ्रष्टाचार के आरोपों से पूरी तरह से घिर गई। तो ऐसे में जिस यूपीए सरकार को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी ने 2013 में सत्ता पाई थी, उसी को 2025 के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बना करके बीजेपी ने सियासी बढ़त हासिल की और 48 सीटों के साथ सत्ता के तौर पर बैठ गई, आम आदमी पार्टी को विपक्ष के तौर पर धकेल दिया। अब देखना यह है कि इन सारे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड होता है। लेकिन कहानी यही है कि ये जो वक्त है आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा ही मुश्किलों भरा है, बड़ी चुनौतियां हैं इसमें, खासकर सियासी तौर पर, और दूसरी तरफ कानूनी तौर पर भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। इस एपिसोड में इतना है, धन्यवाद।